हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खंडेलकर एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10। इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वह न साम्राज्य और राज्यों के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बाद जो वंश का उदय हुआ वो गुप्त वंश जो प्रमुख थे, यानी कि मौर्य वंश के बाद जिस प्रकार से मौर्य वंश की समाप्ति हुई, उनके साम्राज्य की समाप्ति हुई, उसके बाद एक नया राज्य जो प्रमुख था वह राज्य उभर के आया, वह वंश उभर के आया, वह था गुप्त वंश। ठीक है। तो आज हम गुप्त वंश की कुछ जानकारियां हैं, उनकी प्रमुख प्रशस्तियां हैं, उन टॉपिक को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले टॉपिक कवर करेंगे कि क्या बताती हैं प्रशस्तियां, प्रशस्तियों के बारे में कि प्रशस्तियां हैं क्या। ठीक है। समुद्रगुप्त के जो समुद्रगुप्त हमारे जो प्रमुख थे, श्री गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। यही हम, ठीक है, उन्हीं के जो पुत्र के पुत्र रहे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्रगुप्त में हम पढ़ेंगे कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद की जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। ये एक लंबे अभिलेख से यह पता चला है कि वहाँ पे उनकी प्रमुख जानकारी है। प्रशस्ति का जो अर्थ होता है, प्रशस्ति यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना या प्रशंसा। ठीक है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने कवर किया कि गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी के बारे में, उनकी जो प्रशस्तियाँ उसके बारे में भी पढ़ा हमने, जिसके कारण से जो गुप्त वंश है या गुप्त काल जो चल रहा था उनका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम कवर करेंगे कि इसके बारे में क्या बताता है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान और उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। किसके बारे में? कि जो समुद्रगुप्त थे यह बहुत एक अच्छे कवि भी थे और एक संगीतज्ञ भी थे। ठीक है। यहाँ तक कि इन्हें ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। ठीक है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से ही एक वाक्य का छोटा सा अंश है जिसे हम नीचे देखते हैं। यहाँ पे योद्धा समुद्रगुप्त के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं कि जो युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदा, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। समुद्रगुप्त की बात हो रही है ये कि वो बहुत सुंदर दिखते हैं इतने हथियारों से लगे घावों के कारण भी। ठीक है। साइड में हम देखेंगे कि जो समुद्रगुप्त हैं वीणा बजाते हुए इनके सिक्कों का प्रचलन बहुत अधिक मात्रा में था। ठीक है। इससे यह भी पता चलता है कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे, है ना, ये कवि के साथ साथ संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, संगीत प्रेमी। इसके बाद हम मानचित्र, अगला मानचित्र जो आएगा मानचित्र नंबर 7, है ना। इस मानचित्र में हम देखेंगे कि हमें 3 प्रकार के रंग दिखेंगे। एक बैगनी, पहला दिखेगा आपको हरा रंग, दूसरा बैगनी और तीसरा नीला। इन रंगों में हम कवर करेंगे। यह टॉपिक हम सीधे मानचित्र में ही कवर कर लेते हैं। जो 4 टॉपिक दिए हुए हैं आप इन्हें वीडियो पुश करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ले लो, मानचित्र आ गया। इस मानचित्र में हम देखेंगे कि जो ग्रीन रंग में जो दिख रहा है हमें, ये वो आर्यवर्त वाले जो 9 शासक थे, 9 शासक वाले जो राज्य थे, इनको जीत कर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिलाया था। ये वह राज्य हैं। पिंक में आप देख सकते हैं, पिंक में ये वह राज्य हैं जो बाहरी राज्यों के अंतर्गत आते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो नेपाल का क्षेत्र है, असम का जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, और वहाँ के जो शासक हैं उनके बारे में बताता है। ठीक है। और साथ साथ जो हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, नीले रंग में जो दिख रहा है, यह उन कुषाणों के बारे में बताता है, कुषाण वंश, तथा साथ ही साथ शक वंश के बारे में बताता है जो हमारे पड़ोसी शासक हुआ करते थे उनके बारे में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वंशावली को कवर करते हैं। वंशावली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वंशावली, वंशावली में हम देखेंगे साइड में विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। 58 ईसा पूर्व के प्रारंभ में ही ईसा जो था उसके प्रारंभ में ही हमारा विक्रम संवत स्टार्ट हो गया था। ये जो था राजा विक्रमादित्य द्वितीय के नाम से जुड़ा हुआ है। जो गुप्त वंश के प्रमुख शासकों में जाने जाते हैं, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जो शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए उनके प्रतीक के लिए, इनकी जीत के प्रतीक के लिए, विजय के प्रतीक के लिए उन्होंने विक्रम संवत, एक नए संवत की स्थापना की, यह संवत चालू किया। वंशावली में हम देखेंगे, देखिए अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं
वो शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। प्रशस्ति श्री समुद्रगुप्त के पितामह, प्रति पितामह, ठीक है, दादा, पिता और माता के बारे में भी बताती है। उनकी माँ कुमार देवी जो लिच्छवी गण की थी, और उनके पिता समुद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के प्रमुख पहले शासक थे, ठीक है, जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। फिर उनके बाद उनके दादा परदादा को जो कहा था महाराज के रूप में उल्लेख मिलता है, ठीक है। देखिए इनके दादा, जो दादा परदादा थे, उनका महाराजा के रूप में क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। बाय द वे इनके अलावा किसी का नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे चंद्रगुप्त जो थे, गुप्त वंश के सबसे पहले प्रमुख शासक जो थे, इन्होंने महाराधिराज, और समुद्रगुप्त ने भी महाराधिराज की उपाधि धारण की। बाकी सभी में हमें महाराज की उपाधि ही समझ में आती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारे धीरे धीरे इस वंश का क्या होता है, महत्व बढ़ता हुआ दिखता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में, जो उसके बाद जो शासक हुए, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, उनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। उनके बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों से भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने जो पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक, जो शक के अंतिम शासक थे, उन्हें हराया, और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार विद्वानों से भी भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके ही दरबार में रहते थे। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे, अध्याय 11 में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे हर्षवर्धन, हर्षचरित के बारे में, है ना। यह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उसी तरह कुछ जो अन्य राजा शासक थे, उनकी जीवनी से पता चलता है। जैसे हर्षचरित क्या है, हर्षवर्धन की जीवनी है। ऐसे ही राजा हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के थे, इन्होंने करीब 1400 साल पहले की बात है शासन किया। उन्होंने दरबार कवि बाणभट्ट से संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। इनमें हर्षवर्धन की वंशावली को देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, यानी कि उनका जो समय था शुरू से लेकर अंतिम उनके राजा बनने तक का जो भी बातें हैं, जो भी वर्णन है, वो हर्षचरित में मिलता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग के बारे में हम अध्याय 9 में पढ़े। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में यह जो चीनी यात्री थे ह्वेनसांग, वो रहे। उन्होंने वहाँ जो भी कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन हर्षचरित में उनका वर्णन बताया, ये वर्णन दिया है, ठीक है। आगे हम देखेंगे हर्ष के अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, परंतु अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसन के राजा बने। उनकी बहन हुई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया, और बंगाल को भी उन्होंने जीता। बंगाल तथा मगध को जीतकर उन्होंने पूर्व साइड में पूरी सफलता प्राप्त कर ली। उतनी देखिए ये दो भाई थे, हर्ष और उनके जो बड़े भाई थे, या नाम कंफ्यूज है, ठीक है, उनके दो भाई थे। इन दो भाई में जो बंगाल के शासक थे, उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया, इनके बड़े भाई को छल के द्वारा मार दिया, हत्या कर दी। तो उन्हीं का बदला हर्षवर्धन यानी हर्ष ने लिए, ठीक है। कम उम्र में ही यह बहुत मैच्योर हो चुके थे, ठीक है। उतनी सफलता अन्य जगहों पर इन्हें प्राप्त तो हुई नहीं, लेकिन बंगाल और मगध को जीतकर उन्होंने पूर्वी क्षेत्र में बहुत सफलता प्राप्त कर ली। उन्होंने नर्मदा नदी थी उसको पार कर दक्कन की ओर और आगे बढ़े और बढ़ने की कोशिश की। तभी चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें वहीं रोक दिया, नर्मदा नदी पर ही रोक दिया, ठीक है। और उनकी जो विजय रथ यात्रा थी उसको वहीं पे रोक दिया, ठीक है। अगले जो हमारे पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय हैं, इनकी प्रशस्ति के बारे में है। इस काल में पल्लव, चालुक्य दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में जाने जाते थे। पल्लवों का राज्य, उनकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी, और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था। जबकि चालुक्य राज्यों का जो कृष्णा, तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था इनके राज्य, ठीक है। चालुक्यों की राजधानी एहोल थी। यह एक प्रमुख, देखिए चालुक्यों की राजधानी एहोल थी, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख सकते हैं, याद भी रखेंगे। चालुक्यों की राजधानी क्या थी, एहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बनता चला गया और कई मंदिर भी बनते चले गए। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे कि कभी भी हमारे साम्राज्य को बड़ा किया जाए, हमारे राज्य को बड़ा किया जाए,
मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर में गिने जाते थे या समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वज, खासतौर पर उनकी पिछली जो 4 पीढ़ियाँ थी उनके बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा से यह राज्य मिला था पुलकेशिन द्वितीय को। ठीक है, आगे हम देखेंगे रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान जो चलाए गए, इनके अतिरिक्त जो हर्ष को आगे बढ़ने से रोका गया। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। ठीक है, पर चालुक्य की विजय आपातकालीन थी। जो चालुक्य विजय प्राप्त एकदम कुछ समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए, क्योंकि जब भी 2 देशों हों, 2 राजा हों, उनके बीच में जब भी युद्ध होता था तो इससे जन धन की हानि, बहुत अपार क्षति पहुंचती थी। ठीक है, इससे वो दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्य को अंततः जो था राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम 7 कक्षा में अगले वाले चैप्टर में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि हमारी क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है ये हमें बेसिक बताती है, बेसिक जानकारियाँ देती है। बाय द वे हम 12th तक, जब भी हम 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उस हिस्ट्री में ओनली हमें बातें कंटिन्यू नहीं है, मतलब कि कहीं छोटा सा अंश है, कहीं छोटे से अंश है, कभी कुछ 4 पॉइंट कंटिन्यू हैं, बाकी 6वां पॉइंट अलग से हम कंटिन्यू नहीं कवर कर पाते। हमें कवर करना है, इसलिए हमें ऑथेंटिक बुक की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इन जो राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था उसके बारे में है। हमारे इस टॉपिक में हम देखेंगे इन राज्यों का प्रशासन किस प्रकार से चलता था। देखिए, राजाओं को अपने राज्य को चलाने के लिए भूमि कर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ करता था, और इसी तरह इन वंश ने भी क्या किया, भूमि कर को महत्वपूर्ण या महत्व दिया। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो थी गाँव में ही होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव देखने को मिले। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का जो समर्थन है उसे जुटाने का प्रयास किया और कई कदम उठाए। इसके उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसी बातें, जैसे पहला बिंदु है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बनाए गए या बन गए, जैसे अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन जो थे, है ना, अपने पिता की तरह ही महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बने। दूसरा बिंदु है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ क्या थे, कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री भी थे। ठीक है, फिर अगला जो बिंदु दिया हुआ है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। जो वहाँ के जो प्रमुख व्यक्ति हुआ करते थे किसी विशेष स्थान के, है ना, इनमें नगर सृष्टि यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सारतवाही यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान लोग जैसे लोग भी हुआ करते थे, इन्हीं के प्रधान भी हुआ करते थे, है ना। इसी तरह की जो नीतियां हैं कुछ हद तक प्रभावशाली भी होती थी, पर समय के साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, है ना। आगे हम देखते हैं, हमारा अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा एक नए प्रकार की सेना। आइए इसे हम कवर करते हैं। आइए इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो राजा भी थे, अभी के जो राजा थे, वो पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही आदि हुआ करते थे। साथ ही साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो ये क्या करते थे, जब भी आवश्यकता पड़ती थी तो राजाओं को अपनी सेना की सैनिकों की सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को नियत वेतन तो नहीं दिया जाता था, पर इनके बदले उन्हें क्या दिया जाता था, भूमि दान दिया जाता था, और दी गई भूमि के द्वारा ये कर वसूल करते थे, जिससे अपनी सेना और घोड़ों की क्या करते, देखभाल किया करते थे, और युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इसी तरह के जो व्यक्ति हुआ करते थे इन्हें सामंत कहा जाता था या सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्लभ होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे।
आगे हम देखेंगे दक्षिण के जो राज्यों में जो सभाएं होती थी किस प्रकार की होती थी। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। ठीक है, ये सभाएं उस समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम किया करती थी। जिन इलाकों में भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की भी बात की गई है, जिसमें नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। देख सकते हैं, नगरम एक व्यापारियों के संगठन का नाम है, नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम है। और साथ ही साथ उर एक ग्राम सभा होती थी। और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, ब्राह्मण भूस्वामी एक इनको सभा कहा करते थे। इनके बारे यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इसमें जो प्रमुख बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक ही काम करती थी, मतलब कि लगभग 100 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इनका कार्य समाप्त हो जाता था। उस जमाने के जो आम लोग हुआ करते थे उनके बारे में यहाँ पे बातें हैं कि जनसाधारण की जीवन की थोड़ी बहुत झलक जैसे हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण को संस्कृत बोलते दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। देखिए, प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा हमारी सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, या कहें तो हमारी संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, इनमें ही हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इनमें ही हमारे वेद लिखे गए हैं, जबकि अन्य लोग तथा अन्य महिलाएं प्राकृत भाषाएं बोलते दिखाए गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम था, जिसमें दुष्यंत नामक का एक राजा और शकुंतला नाम की एक रानी युवती थी, जिनके बीच की प्रेम की कहानी है ये। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे और उसके साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। जो जैसे कि राजकर्मचारी जो हुआ करते थे, ठीक है, उनके बारे में बताया गया। एक मछुआरों की एक अंगूठी मिली, उसके बारे में एक छोटी सी कहानी जैसे ही है। आप इसे यूट्यूब यूज़ करके पढ़ सकते हैं। ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, बाय द वे आप इसे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे चीनी यात्री फाशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग को अछूत मानते थे। इन्हें शहर के बाहर रहने पड़ता था। जो अछूत लोग होते थे उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट किया करते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। देख सकते हैं, वर्तमान में तो इस प्रकार की छूछूत ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2% होगी किसी अलग क्षेत्रों में। बाय द वे पहले इतनी ज़्यादा छूछूत थी कि किसी भी प्रकार से इन लोगों को हम समुदाय के बीच में आने नहीं दिया करते थे, है ना, और उन्हें छूते नहीं थे। उनके द्वारा पिया हुआ पानी, किसी कुएं से पिया हुआ पानी भी बहुत अछूत माना जाता था। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया हुआ है। देख सकते हैं सामने राजा की सेना के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई है। आप वीडियो पुश करके इसे कवर कर सकते हैं। तो आइए, हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया अन्यत्र में हम बताएं आपको कि अन्यत्र होता क्या है। अन्यत्र का मतलब है कि जब हमारे देश में ये जो समय चल रहा था, लगभग 1400 वर्ष पहले की बात थी, तो उसी समय अन्य देशों में या अन्य क्षेत्रों में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी है। अरबी क्षेत्र की जानकारी है। इसमें कहा गया है कि मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अरब में रहने वाले लोगों में बेदुइन थे, जो अरब के लोग थे, लोगों में बेदुइन थे, जो घुमक्कड़ कबीले भी हुआ करते थे, मतलब जो घूमने वाले कबीले के लोग। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित रहते थे, ऊँटों के द्वारा अपनी यात्रा किया करते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि यानी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें भी स्वस्थ रह सकता है, बहुत कम मात्रा में पानी पिए। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। आप ध्यान रखेंगे, लगभग कितने साल पहले की बात है? 1400 साल पहले की बात है।
पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक धर्म की एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम धर्म में अल्लाह को सर्वोपरि माना गया, उसके बाद सभी को समान माना गया है, समान माना गया है। ठीक है, यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया हुआ है। आप कुरान के इस अंश को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जानकारी दी है इसकी। इसमें वही है कि जो हमारा जो धर्म है कितना इम्पोर्टेंट है, यह धर्म सभी के लिए समान है, सभी को अच्छी अच्छी बातें जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उनके बारे में बताया गया है। इतनी ही जानकारी आप वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज का चैप्टर आपको कैसा लगा ये बताइए आप हमें कमेंट में। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद।